हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन। और आज लेक्चर नंबर 6 होगा। आज की लेक्चर में मुख्य टॉपिक जो है विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत ही पढ़ना है हम लोगों को। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम लोग ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जियोलाइट क्या हैं और इनका आधुनिक रसायन में क्या योगदान है, क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं ये। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलो बच्चों, अब हम आ गए हैं विसमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत पर। लेकिन इससे पहले इन पॉइंट्स को पढ़ें। हम यहाँ समझा दें कि विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है, जिससे पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आसानी से समझ पाएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, आप देखो, यहाँ हम बना रहे हैं उत्प्रेरक के अणुओं को। ये उत्प्रेरक के अणु हैं जो आपस में जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन सतह पर जो सतह वाले अणु होंगे, यहाँ पर मुक्त संयोजकताएं होंगी और इन्हीं मुक्त संयोजकताओं के कारण ये मुक्त संयोजकताएं पदार्थ के उत्प्रेरक के बल्क में नहीं होंगी, ठीक है। तो पदार्थ के मध्य में ये मुक्त संयोजकताएं नहीं हो सकती हैं, केवल सतह पे ही हो सकती हैं। ये हो गया उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक को हम लिख दे रहे हैं उत्प्रेरक। और यहाँ मान ले रहे हैं कि अभिकारक के अणु क्रिया कर रहे हैं और अभिकारक के रूप में A+B उपस्थित हैं, ठीक है। इनको हम लिख दे रहे हैं अभिकारक के अणु। A और B के मध्य क्रिया होनी है। इसमें उत्प्रेरक की भूमिका किस प्रकार होती है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पद में क्या होता है, विसरण होता है, और दूसरे पद में अधिशोषण हो जाता है उत्प्रेरक की सतह पे अभिकारक अणुओं का। इन्हीं को अभिक्रियक अणु भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम बना दें, ये उत्प्रेरक हो गया जहाँ मुक्त संयोजकताएं हैं, और इन्हीं मुक्त संयोजकताओं के साथ अभिकारक के अणु आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये हमने बना दिया अभिकारक के अणु A और B, ये आपस में आकर जुड़ गए। अब इन अभिकारक अणुओं के मध्य, चूंकि ये अधिशोषण की क्रिया है और रसोवशोषण या रासायनिक अधिशोषण में उत्प्रेरक और अभिकारक अणुओं के मध्य आपस में रासायनिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि अगर अभिकारक अणु एक से अधिक परमाणुओं का बना है और उसमें आपस में बंद हैं, चाहे एक ही परमाणु का बना है लेकिन आपस में बंद हैं, द्विपरमाणविक है, जैसे हाइड्रोजन के केस में 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में बंधे हैं, तो वे हाइड्रोजन के परमाणु उत्प्रेरक की सतह पे अधिशोषित होंगे। और इस अधिशोषण में अभिकारक अणुओं के मध्य जो रासायनिक बंध है वो बंध कमज़ोर हो जाएगा, वो बंध ब्रेक होगा। चूँकि स्टूडेंट्स, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की हम बात करें तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूटने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 4 में पढ़ा दिया है, चौथे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में। लेकिन यह हम फिर से दोबारा बताएंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, ये हैं A और B अभिकारक के अणु, और अगले चरण में इन अभिकारक अणुओं के मध्य आपस में अभिक्रिया होती है और बंध बनता है। यहाँ हम बना दे रहे हैं उत्प्रेरक को पहले, यह उत्प्रेरक है, ये हो गए अभिकारक के अणु A और B,
अब इनमें क्या होता है, आपस में बंध बनने लगता है, आपस में रासायनिक अपक्रिया होने लगती है, क्योंकि सतह पे जैसे ही अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है इनकी सांद्रता में वृद्धि होने लगती है। फिर अगले स्टेप में आप देखें, अगले स्टेप में क्या होता है, ये उत्प्रेरक और उत्पाद अलग हो जाते हैं। यह उत्प्रेरक हो गया और अब क्या बन गया है यहाँ प्लस AB उत्पाद के रूप में बन गया है। AB एक नया बॉन्ड इन दोनों के मध्य बन गया। यह है उत्पाद और यह है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। इसके रासायनिक संरचना में कोई अंतर नहीं आई, इसके द्रव्यमान में भी कोई अंतर नहीं आया है। और यह बन गया है मध्यवर्ती यौगिक जो अस्थायी होता है। यह मध्यवर्ती यौगिक है। ठीक है, अब पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखें, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत व अधिशोषण सिद्धांत का मिला जुला रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार, चूंकि देखें मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत, पहले अधिशोषण सिद्धांत आया था, उसके बाद मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत आया। तो हमें तो लगता है कि अभी भी अधिशोषण की क्रिया या उत्प्रेरक किस तरह से कार्य करता है यह बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विषमांगी उत्प्रेरण में हम लोग मुख्य रूप से ठोस उत्प्रेरक की सतह पे अभिकारक अणुओं का अधिशोषण पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उत्प्रेरक द्रव हो या फिर गैसीय अवस्था में हो तो वह किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अभिक्रिया की गति को या दर को बढ़ा देता है, इसकी व्याख्या अभी भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ देखें, यह सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत व अधिशोषण सिद्धांत का मिला जुला रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, जिससे अभिकारक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होती है। ये अणु उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं के कारण उत्प्रेरक से जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। मध्यवर्ती यौगिक अस्थायी होता है, यहाँ अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं तथा उत्प्रेरक व उत्पाद अलग अलग हो जाते हैं। यह क्रिया 5 पदों में संपन्न होती है। अब देखें, उत्प्रेरक की सतह से अभिकारक के अणु किस कारण जुड़ते हैं, क्योंकि इन सतहों पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इस कारण से जुड़ते हैं और जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह क्रिया 5 पदों में संपन्न होती है। पहला पद है उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु विसरण द्वारा पहुंचते हैं और फिर वहां पे अधिशोषण होता है। तो दूसरे पद में उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, और अधिशोषण में मुख्य रूप से रासायनिक अधिशोषण होगा और अभिकारक तथा उत्प्रेरक के अणुओं के मध्य आपस में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप देखें, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया तथा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण। इस उत्प्रेरक की सतह पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण एडजॉर्प्शन या अधिशोषण हुआ और यहाँ पे एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हो रहा है। यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, चौथे स्टेप में आप देखो, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद अणुओं का विशोषण, और विशोषण अधिशोषण के ठीक उल्टा होता है। यह बात हमने पहले ही बता दी है। तो विशोषण का अर्थ हुआ कि उत्प्रेरक की सतह को छोड़कर जो उत्पाद बन रहे हैं वे अणु दूर हट जाएं, तो उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद अणुओं का विशोषण हो जाता है और इस विशोषण के कारण फिर से उत्प्रेरक के ये मुक्त संयोजकताएं फ्री हो जाती हैं, ताकि उनसे अन्य अभिकारक अणु आके जुड़ें और फिर अभिक्रिया की गति बढ़े। 5वां स्टेप आप देखो, उत्पाद अणुओं का उत्प्रेरक की सतह से दूर
विसरण। उत्पाद के अणु जो बनते हैं ये उत्प्रेरक की सरफेस से दूर हो जाते हैं और उत्प्रेरक की सरफेस फिर से खाली हो जाती है नए अभिकारक अणुओं को जोड़ने के लिए, अधिशोषण के लिए और अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। नोट देखें आप, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्प्रेरक किस तरह से अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं? तो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। और सक्रियण ऊर्जा क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा दिया है। यहाँ फिर से आपकी मेमोरी को ताज़ा कर दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या है और किस तरह से उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि एक उत्प्रेरक किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की गति को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगा। आप देखो, यह x अक्ष है और यह y अक्ष। x अक्ष पे हम लेंगे अभिक्रिया की प्रगति या कोर्स ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की प्रगति, और y अक्ष पे पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बढ़ते क्रम में। जब हम कोई भी रिएक्टेंट लेंगे जिनसे रासायनिक अभिक्रिया करानी है तो उनमें कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से मौजूद होगी। मान लेते हैं कि वो एनर्जी इस लेवल पर है। अब रिएक्टेंट्स मान लो कि यहाँ A प्लस B हम ले रहे हैं। ठीक है, इनसे AB उत्पाद प्राप्त करना है। अभिक्रिया इस प्रकार होगी, A प्लस B से हम AB उत्पाद पर पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं लगाया है। ठीक है, तो A प्लस B को मिल के अभिक्रिया करने के लिए इसमें कुछ और एनर्जी की ज़रूरत होगी। एक एनर्जी बैरियर यहाँ होता है। इस एनर्जी के बराबर जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी हो जाएगी या हमारे अभिक्रियकों की एनर्जी हो जाएगी तभी ये अभिक्रिया करके उत्पाद बना पाएंगे। और इसे एनर्जी बैरियर कहते हैं, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए हमको अभिकारकों को ऊर्जा देनी पड़ती है, हीट एनर्जी के रूप में। तो जब भी अभिकारकों को ऊर्जा दी जाती है, अभिकारक के अणु उत्तेजित अवस्था में पहुंचने लगते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ऊर्जा जिन अभिकारक अणुओं की यहाँ तक पहुँचती है वो अभिकारक अणु तुरंत अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अभिकारकों से उत्पादों की ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ रिएक्टेंट्स हो गए, यहाँ प्रोडक्ट P हो गया। ठीक है, अब आप देखो प्रोडक्ट P के रूप में यहाँ AB बन चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है और इसी ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये जो एनर्जी बैरियर दिख रहा है, ऊर्जा अवरोध दिख रहा है, इसको देहले एनर्जी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब आप देखो, ये अभिक्रिया बिना कैटलिस्ट के हुई। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लो आपको चाय बनाना हो और आपने एक बर्तन में पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती डाल दिया। अब बिना बर्तन को गर्म किए चाय तो मिलने वाली है नहीं, भले 2-4 दिन आप छोड़ दो। ठीक है, तो चीनी, पानी, चाय पत्ती, दूध ये सब मिल के आपस में अभिक्रिया करके चाय बना सकें, उत्पाद बना सकें, इसके लिए हमको बर्तन को गर्म करना होगा, बॉयल कराना होगा और जब बॉयल कराएंगे तभी जाके हमको चाय प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए इनको गर्म करना होगा और यहाँ तक इस एनर्जी तक लेके आना होगा जिसको हम देहली ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा बैरियर का ऑप्टिमम पॉइंट जो है यही देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, और ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ से, यह एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा
सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, क्योंकि यही ऊर्जा सक्रिय करती है अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा तो समझ में आ गई। ये अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के संपन्न हुई। अब अगर इसमें उत्प्रेरक मिलाएंगे तो अभिक्रिया का पथ क्या होगा, अभिक्रिया का मार्ग क्या होगा, इसे आप देखें। तो हमने पीछे आपको एक नोट वाले पॉइंट में लिखा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को ही कम करके अभिक्रिया को फास्ट करता है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का इतना रेंज है, इस रेंज को ही उत्प्रेरक घटाएगा। और अब अगर हम उत्प्रेरक के साथ इस अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे तो हमारा एनर्जी बैरियर लेवल घट जाएगा। ठीक है, देहली ऊर्जा का स्तर घट जाएगा। और अब अभिकारक क्या हैं, इतनी ही ऊर्जा प्राप्त करके उत्पाद में बदलने लगेंगे। ठीक है, आप देखें यह लाइन है बिना उत्प्रेरक अभिक्रिया पथ है, अभिक्रिया पथ। और यह जो लाइन है उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया पथ, उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया पथ है ये अभिक्रिया पथ। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताओं पे चलते हैं। और ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताओं में हम लोगों को पढ़ना है सक्रियता और वर्णात्मकता। तो विशेषताओं में पहला पॉइंट सक्रियता या एक्टिविटी होगा। उत्प्रेरकों की सक्रियता रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। और रसोवशोषण का अर्थ होता है केमिजॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो उत्प्रेरकों की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। आप यहाँ ध्यान दो, हम एक उत्प्रेरक की सतह बना दे रहे हैं। मान लो कि ये हमारा कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है, इसके जो सरफेस हैं इन्हीं पे अधिशोषण की क्रिया होनी है। और अभिकारक के अणु इसी सरफेस पर जो मुक्त संयोजकताएं हैं इन्हीं पर आके स्थान ग्रहण करेंगे। तो जितनी तेजी से यह कैटेलिस्ट अभिकारकों को अपनी सतह पे चिपकाएगा उतना ही सक्रिय ये कैटेलिस्ट होगा और अभिक्रिया की गति को उतनी ही फास्ट करेगा। एक और बात का ध्यान रखना होगा, कैटेलिस्ट इतना अधिक सक्रिय न हो कि अभिकारक के अणुओं को बहुत तेजी से चिपका ले और फिर उनको छोड़े ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता यही है कि वह अभिकारक को कितनी प्रबलता से अपनी सतह के साथ जोड़ लेता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, उत्प्रेरक की दूसरी विशेषता है वर्णात्मकता या चयनात्मकता। तो दूसरी विशेषता हम लिख रहे हैं, दूसरी विशेषता है वर्णात्मकता या चयनात्मकता या सेलेक्टिविटी। तो वर्णात्मकता वर्ण शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चुनना। जैसे पहले के समय में राजाओं के यहाँ स्वयंवर होते थे और राजकुमारियाँ अपना वर चुनती थी, तो यहाँ कैटेलिस्ट अभिक्रिया को विशेष रूप से चुनता है। सभी कैटेलिस्ट सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैटेलिस्ट एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, एक से अधिक अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित कर सकता है, लेकिन नेचर में कैटेलिस्ट विशेष होते हैं। तो आप देखें, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता उत्प्रेरक की वर्णात्मकता कहलाती है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से एक ही तरह के अभिकारक लेके चलेंगे और केवल उत्प्रेरक बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट बदल जाता है हमारा। तो एक दो एग्जाम्पल यहाँ हम दे रहे हैं, आप देखो। पहला एग्जाम्पल है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं और यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में हम निकिल उत्प्रेरक लेते हैं। ठीक है, तो बनने वाला उत्पाद मेथेन होता है CH4 और H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ हमको करना होगा 3H2। ठीक है, अभिकारक हम यही लेंगे। दूसरा एग्जांपल आप देखो, अभिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही लिया। ठीक है,
लेकिन उत्प्रेरक अब की यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। अगर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह रिएक्शन कराई जाती है तो प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। यह है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के लिए विशेष चयन करता है, विशेष वर्णन करता है किसी भी अभिक्रिया को। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं जियोलाइटों का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण पे, और यहाँ देखेंगे कि जियोलाइट क्या है, यह किस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो हम आ रहे हैं जियोलाइटों के आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण पे। तो चलो बच्चों, अब हम आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, और रंध्र का मतलब होगा छिद्र, तो छिद्र संरचना व अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के ऊपर उपस्थित छिद्रों की संरचना और उनका आकार कितना है, और अभिकारक अणुओं का आकार क्या है, उत्पाद का आकार क्या है, इन पे निर्भर करती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। और जियोलाइटों में आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण का गुण होता है। तो जियोलाइट वे उत्प्रेरक हैं जो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। जियोलाइट सिलिकेट के त्रिविम नेटवर्क वाले तथा सूक्ष्म रंध्रों वाले एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं जिनमें AlOSI बंध संरचना होती है। तो जियोलाइट में कैसे बंध होते हैं? एल्युमिनियम बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन, ये बंध संरचना जियोलाइटों में होती है और ये कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित कर सकते हैं। जियोलाइट, एक सामान्य जियोलाइट हम यहाँ बना रहे हैं और बता रहे हैं, ये जियोलाइट हमने बना दिया। इसके सरफेस पे, सतह पे छिद्र होंगे, ये छिद्र मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं, छत्तों में प्रकोष्ठ होता है उसी तरह के होंगे, बहुत सूक्ष्म छिद्र होंगे। आप कपड़ों की बनावट में छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के छिद्र जियोलाइटों में होते हैं और इनमें अभिकारक के अणु आकर के फिट हो जाते हैं और इस प्रकार ये उत्प्रेरण क्रिया को संपन्न करते हैं। एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट जियोलाइट का एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। एक ऐसा जियोलाइट जिसका नाम है ZSM5, ZSM5 एक ऐसा जियोलाइट है, लिख दे रहा हूँ, एक ऐसा जियोलाइट है, एक ऐसा जियोलाइट उत्प्रेरक है जो, अब देखें, जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है, एल्कोहलों से जल को निकाल देता है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करता है। और यहाँ सिंपल रिएक्शन द्वारा हम दिखा देंगे, लिखेंगे नहीं। तो ZSM5 एक ऐसा जियोलाइट उत्प्रेरक है जो एल्कोहलों का निर्जलीकरण करता है और निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बन बनाता है और इन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से तुरंत ही गैसोलीन बनाता है। गैसोलीन का अर्थ होता है पेट्रोल, तो हाइड्रोकार्बनों को तुरंत ही पेट्रोल में चेंज कर देता है। तो ये देखो, आप सीधे एल्कोहल से पेट्रोल बना सकते हैं, बहुत ईजी विधि। तो जियोलाइट का यहाँ तो बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है। ZSM5 पहले क्या करता है? एल्कोहलों का निर्जलीकरण करता है। अगर एल्कोहल की क्रिया ZSM5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी जाए तो इसका निर्जलीकरण होगा और निर्जलीकरण में हमको क्या प्राप्त होंगे? हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होंगे, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन तुरंत ही गैसोलीन में चेंज हो जाते हैं। गैसोलीन अर्थात पेट्रोल में तुरंत चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एथेनॉल से, एल्कोहल से पेट्रोल तक पहुंचने का ये बहुत इजी मार्ग है।
ZSM5 द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था आज की वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम उत्प्रेरण के साथ मिलेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।